नमस्कार साथियों, कलाम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जो हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज में हम अपनी अगली क्लास लेकर उपस्थित हैं। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। आज हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमारे संविधान की बात करें तो हमारा संविधान का जो भाग 4 है, उस भाग 4 का जो क्लोज 1 ए है, उसके अंदर किससे संबंधित प्रोविजन है? फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित प्रोविजन है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 51 का जो क्लोज ए है, उसमें किससे संबंधित प्रोविजन दिए हुए हैं? उसमें मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रोविजन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन उठा कि ये कर्तव्य किसके हैं? ये कर्तव्य किसके हैं? ये कर्तव्य किसके हैं? तो ये कर्तव्य हैं साथियों नागरिकों के। ये कर्तव्य किसके हैं? नागरिकों के हैं, सिटीजन के हैं। अर्थात ये हुआ कि जो हमारा मौलिक कर्तव्यों का जो अध्याय है या फंडामेंटल ड्यूटीज का जो अध्याय है, वो व्यक्तियों के लिए नहीं है, केवल किन के लिए है? नागरिकों के लिए है। क्वेश्चन ये राइज हुआ कि ये जो कर्तव्य हैं वो किसके प्रति हैं? किसके प्रति है? नागरिकों को ये कर्तव्य किसके प्रति पालना इसकी करनी है? तो नागरिकों को ये कर्तव्य राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति या देश के प्रति ये कर्तव्य है नागरिकों के। नागरिकों के समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, नागरिकों के पर्यावरण के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, और नागरिकों के स्वयं के यानी कि स्वयं व्यक्ति के प्रति भी कुछ ना कुछ कर्तव्य हैं। तो कर्तव्य किसके हैं? तो कर्तव्य है नागरिकों के। और ये कर्तव्य किसके प्रति हैं? कुछ कर्तव्य राष्ट्र के प्रति हैं, कुछ कर्तव्य समाज के प्रति हैं, और कुछ कर्तव्य पर्यावरण के प्रति हैं, और कुछ कर्तव्य किसके प्रति हैं? व्यक्ति स्वयं के प्रति हैं। क्वेश्चन ये भी राइज हुआ कि इसके पीछे जो आगे जो मौलिक विशेषण लगा हुआ है, इस मौलिक विशेषण शब्द का क्या तात्पर्य है? फंडामेंटल शब्द का तात्पर्य होता है जिसके ऊपर कोई ढांचा टिका होता है। फंडामेंटल शब्द का क्या तात्पर्य होता है? जिस पर कोई ढांचा टिका होता है। तो अगर हम बात करें जो हमारा राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र या जो हमारा समाज है, हमारा जो राष्ट्र एवं समाज है, उसका ढांचा किस पर टिका हुआ है? उसका ढांचा टिका हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज पे। उसका ढांचा किस पे टिका हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटीज पे टिका हुआ है। क्योंकि यदि नागरिकों के द्वारा इन फंडामेंटल ड्यूटीज की पालना नहीं की जाएगी तो उस कंडीशन में समाज एवं राष्ट्र में क्या उत्पन्न हो सकती है? एनार्की उत्पन्न हो सकती है, अराजकता उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए नागरिकों से ये आशा की गई है कि वो क्या करे? इन कर्तव्यों की पालना करे। इन कर्तव्यों की क्या करे साथियों? पालना करे। अगर हम बात करते हैं आगे कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में, किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज की आवश्यकता क्यों होती है? अगर भारत क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर की आवश्यकता क्यों है? फंडामेंटल ड्यूटीज के अध्याय की आवश्यकता क्यों है? उसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें, हमने भारतीय संविधान के भाग 3 में किससे संबंधित प्रोविजन देके, भारतीय संविधान के भाग 3 में जो प्रोविजन थे वो थे साथियों फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। और अगर हम बात करें भारतीय संविधान का जो भाग 4 उसका क्लोज ए है, उसमें किससे संबंधित प्रोविजन है? उसके अंदर प्रोविजन है फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित। तो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ये क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ये क्या है? एक दूसरे के पूरक है। ये क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर किसकी आवश्यकता होती है? फंडामेंटल ड्यूटीज की भी आवश्यकता होती है। ये कैसे एक दूसरे के पूरक हैं उसको भी देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा साथियों? गांधी जी का कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में क्या विचार था? गांधी जी का ये मानना था कि यदि सभी नागरिक क्या करें? अपने कर्तव्यों की पालना अच्छे से करें। यदि सभी नागरिक अपने कर्तव्य की पालना अच्छे से करें तो दूसरे लोगों को अपने आप अधिकार मिल जाएंगे। अर्थात गांधी जी का ये मानना था कि अगर दूसरे व्यक्तियों को हमें अधिकार देना है, उससे पहले जरूरी हो जाता है कि हम स्वयं क्या करें? हमारे जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों की क्या करें? पालना करें। ऐसा किनका मानना था? महात्मा गांधी जी का मानना था। और यदि हम किसी डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर हम केवल नागरिकों को क्या दे दे? फंडामेंटल राइट्स दे दे, और
इनको क्या नहीं दे साथियों, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं दे, अर्थात उनके कोई भी कर्तव्य अगर हम सुनिश्चित नहीं करें तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस समाज के अंदर क्या उत्पन्न हो सकती है, अराजकता उत्पन्न हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। इसीलिए क्या किया गया है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर है उसको भी साथियों बाद में जोड़ा गया। और यदि किसी डेमोक्रेटिक नेशन में क्या हो, अगर मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स नहीं हो, क्या नहीं हो, फंडामेंटल राइट्स नहीं हो, यानी कि क्या नहीं हो, मौलिक अधिकार नहीं हो, उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उस कंडीशन में जो व्यक्ति है वो राज्य का क्या बन सकता है, दास बन सकता है, और राज्य व्यक्ति के जीवन के जो तमाम पक्ष हैं उनको क्या कर सकता है, नियंत्रित कर सकता है। इसीलिए किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स भी होने चाहिए और फंडामेंटल ड्यूटीज भी होने चाहिए, क्योंकि दोनों क्या है साथियों, एक दूसरे के पूरक है, या दोनों क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इससे संबंधित हम आगे की जो स्लाइड है उसमें एग्जाम्पल की सहायता से भी समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब देखो, संविधान निर्माताओं ने मूलभूत संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल क्यों नहीं किया। अगर हमारा भारत का जो संविधान है, जिस समय हमारा भारत का संविधान लागू किया गया था, उस समय संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर है हमारे संविधान के अंदर इंक्लूड क्यों नहीं किया, उसके पीछे का कारण क्या था। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 3 की, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित था, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था साथियों, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड था। और जो हमारे मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, मौलिक अधिकार हमारे क्या नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, अपितु वो क्या है, सापेक्ष हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों पर क्या किया गया था, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए थे। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर क्या किया गया था, रेशनल रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। अगर हम बात करें आर्टिकल 19 के क्लोज फर्स्ट में भी सब क्लोज ए की, तो इसमें क्या था, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। इसमें क्या था साथियों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगर हम बात करें आर्टिकल 19 के क्लोज 2 की, तो इसमें किससे संबंधित प्रोविजन थे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हम कौन कौन से आधारों पर क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो उसमें एक ही आधार यहाँ पे ले लेते हैं कि राष्ट्र की प्रभुता यानी सोवरेनिटी एवं अखंडता, इसके आधार पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उसके आधार पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध किया जा सकता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। अब देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो नागरिकों के लिए क्या थी साथियों, अधिकार। ये क्या थे, नागरिकों के अधिकार थे, सिटीजन के राइट्स थे, नागरिकों के अधिकार। और जबकि ये जो राष्ट्र की प्रभुता एवं अखंडता, राष्ट्र की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने का अधिकार किसको है, राज्य को। ये किसका अधिकार है, राज्य का अधिकार है। राज्य का क्या अधिकार है कि राज्य का अधिकार ये है कि वो क्या कर सकता है, राष्ट्र की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रख सकता है। लेकिन ये नागरिकों का क्या है, नागरिकों का क्या है, कर्तव्य है। नागरिकों का क्या है, कर्तव्य है। नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वो क्या करे, अपनी राष्ट्र की प्रभुता एवं अखंडता को बनाए रखने में सहयोग करे। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर इसलिए इंक्लूड नहीं किया क्योंकि भाग 3 के अंदर ही क्या निहित थे, भाग 3 में ही फंडामेंटल ड्यूटीज निहित थी। जिस प्रकार से हम बात करें और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था, उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी क्या, लोक व्यवस्था के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, सदाचार के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर क्या किए जा सकते थे, प्रतिबंध किए जा सकते थे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि धार्मिक स्वतंत्रता की पालना करते समय व्यक्ति क्या नहीं करेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास नहीं करेगा। तो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का व्यक्ति का भी क्या है साथियों, कर्तव्य है। व्यक्ति का भी क्या है, कर्तव्य है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारे भाग 3 के अंदर जो अधिकार थे, उन अधिकारों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, वो प्रतिबंध क्या थे, नागरिकों के कर्तव्य थे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने एक नया अध्याय लिखना
आवश्यक नहीं समझा और हमारा जो मूलभूत संविधान था उस मूलभूत संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर इंक्लूड नहीं था। उसके अगर अलावा हम बात करें तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमने शासन प्रणाली के किस स्वरूप को अपनाया? हमने शासन प्रणाली का लोकतांत्रिक स्वरूप अपनाया, अर्थात हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई। हमने किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई साथियों? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम को अपनाया। हमने क्या किया? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम को अपनाया। और डेमोक्रेसी के अंदर मालिक कौन साथियों? डेमोक्रेसी के अंदर मालिक कौन है? जनता। और सेवक कौन है? राज्य। सेवक कौन है? राज्य। सेवक कौन है? स्टेट है, वो जनता का क्या है? सेवक है। तो उस कंडीशन में मालिकों का सेवक के प्रति कर्तव्य देना क्या नहीं था? औचित्यपूर्ण नहीं लग रहा था हमारे संविधान निर्माताओं को। इसीलिए क्या नहीं किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? इसी को हम ऐसे, क्योंकि लोकतांत्रिक जो शासन प्रणालियाँ होती है उसके अंदर महत्वपूर्ण किसको माना जाता है? महत्वपूर्ण माना जाता है अधिकारों को। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य क्या देगा? राज्य क्या करेगा? रक्षा करेगा। किन की रक्षा करेगा? जो नागरिक हैं उन नागरिकों के अधिकार की रक्षा करेगा। यानी कि नागरिकों के राज्य के प्रति कर्तव्य नहीं होना चाहिए, अपितु राज्य का किसके प्रति कर्तव्य होना चाहिए? नागरिकों के प्रति कर्तव्य होना चाहिए। इस प्रकार की फिलोसॉफी किस में चलती है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में चलती है। इसीलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे उन संविधान निर्माताओं ने क्या नहीं किया? जो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो चैप्टर है वो हमारे मूलभूत संविधान के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। इसके अलावा हमारे संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि लोगों में जो कर्तव्य की भावना का विकास करने का जो कार्य है वो परिवार का होना चाहिए, वो समाज का होना चाहिए, वो जो स्वैच्छिक संगठन है उनका होना चाहिए। राज्य का ऐसा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने मूलभूत संविधान में क्या शामिल नहीं किया? मूलभूत संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर इंक्लूड नहीं किया गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्यों का जो अध्याय सम्मिलित किया गया उसका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, यानी कि इसको कब सम्मिलित किया गया। अगर हम बात करें 25 जून 1975 को क्या किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। किसकी घोषणा कर दी जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है। जब भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी जाती है तो उस कंडीशन में सरकार ये महसूस करती है कि हमारे जो नागरिक हैं उन नागरिकों के भी राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? कर्तव्य होना चाहिए। इसीलिए उसी समय क्या किया जाता है? एक समिति का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है स्वर्ण सिंह समिति। समिति का क्या नाम था साथियों? स्वर्ण सिंह समिति था। इसमें कुल स्वर्ण सिंह समेत कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य थे 12। कुल सदस्य के थे 12। फिर इसकी सिफारिश पर क्या होता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 आता है। इसी की सिफारिश पर कौन सा संविधान संशोधन आता है? 42वां संविधान संशोधन आता है। और उसके बाद में इसी 42वें संविधान संशोधन 1976 की सहायता से क्या किया जाता है? हमारे संविधान के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाग 4A जोड़ दिया जाता है। और कौन सा आर्टिकल जोड़ दिया जाता है? आर्टिकल 51 का जो क्लोज ए जोड़ दिया जाता है और जिसमें किससे संबंधित प्रोविजन जोड़ दिए जाते हैं? जिसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड प्रोविजन जोड़ दिए जाते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज का जो अध्याय हमारे संविधान में जोड़ा गया वो कौन सी समिति की सिफारिश पे जोड़ा गया? वो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इतना ही हमें याद रखना है। उसके अलावा कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के बाद में साथियों हम देख लेते हैं कि हमारे संविधान के अंदर कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया है। हमारे संविधान के भाग 4A के अंदर कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? एक एक मौलिक कर्तव्य को देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य अगर नंबर 1 की बात करें तो सबसे पहले क्या लिखा है कि नागरिकों का ये कर्तव्य होगा। क्या कर्तव्य होगा? कि वो संविधान के प्रति आदर भाव रखे, संविधान के प्रति आदर भाव रखे और जो संविधान के जो आदर्श हैं, और जो संविधान की जो संस्थाएं हैं और जो हमारे राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय ध्वज
इसके प्रति क्या रखे, आदर भाव रखे। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि क्या नहीं लिखा हुआ है, राष्ट्रीय गीत नहीं लिखा हुआ है। तो एमसीक्यू के अंदर कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर किसके प्रति आदर भाव को सम्मिलित किया गया है। अगर तीनों ऑप्शन में दे दिए जाए तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय गीत को इंक्लूड नहीं किया गया है। अब देखो संविधान के आदर्श कौन से हैं जो हमारे प्रस्तावना के अंदर जो चीजें इंक्लूड की गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो डीपीएसपी है, वो हमारे संविधान के क्या हैं, आदर्श हैं। जैसे प्रस्तावना की बात की जाए तो उसमें न्याय की बात की गई है, उसमें बंधुता की बात की गई है, उसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, उसमें समानता की बात की गई है। तो वो हमारे संविधान के क्या हैं साथियों, आदर्श हैं। अगर हम संस्थाओं की बात करें तो सरकार के जितने भी जो अंग हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, संस्थाओं के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। और जो राष्ट्र के प्रति प्रेम भाव प्रदर्शित करने के लिए कुछ न कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रतीकों में यहाँ पे विशेष रूप से कौन से प्रतीकों का उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख किया गया है। उसके बाद में है कि साथियों ये आदर्श आए कहाँ से आए, ये आदर्श कहाँ से आए। तो याद रखने के लिए हम ऐसी सीक्वेंस बना रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं ये आदर्श, आए हमारे राष्ट्रीय जो आंदोलन, जो भारत की स्वतंत्रता के समय जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए, वहां से हमने ये क्या लिए साथियों, आदर्शों को ग्रहण किया। तो नागरिकों का क्या कर्तव्य है, नागरिकों का ये कर्तव्य है कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श हैं उनको अपने हृदय में सजोए रखे और उनकी क्या करे, पालना करे। अर्थात हमारे जो राष्ट्र के जो आंदोलनकर्ता थे या जो नेता लोग थे, उनके जो आदर्श थे, गांधी जी के जो आदर्श थे, नेहरू जी के जो आदर्श थे, जो सुभाष चंद्र बोस के आदर्श थे, उनके आदर्शों को क्या करना है, अपने हृदय में सजोए रखना है और उनकी क्या करना है, नागरिकों को पालना करना है। उसके बाद में कि ये इन आदर्शों में मुख्य रूप से हमें कौन कौन से आदर्शों को की पालना करनी है या कौन कौन से आदर्शों को बनाए रखना है। तो नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि जो हमारी राष्ट्र की जो संप्रभुता है, यानी कि जो नेशन की जो सॉवरेनिटी है और राष्ट्र की जो यूनिटी है और राष्ट्र की जो अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी है, इनको क्या करेगा, नागरिक इनकी रक्षा करेगा यानी इसको प्रोटेक्शन देगा और इसको क्या करेगा, अक्षुण्ण यानी अपहोल्ड करेगा यानी कि बनाए रखने का प्रयास करेगा। क्या लिखा है, 3 टर्म लिखे हुए हैं, सोवरेनिटी भी लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी भी लिखा हुआ है और यूनिटी भी लिखा है। राष्ट्र की एकता किस प्रकार का विचार है, एक भौगोलिक विचार है, जबकि राष्ट्र की अखंडता का जो विचार है वो किस प्रकार का विचार है, एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विचार है। तो नागरिकों का ये कर्तव्य है कि इसको क्या करेंगे, इसकी रक्षा करेंगे और इसको अक्षुण्ण रखेंगे। अब देखो कोई भी नागरिक अगर इनको बनाए रखना चाहता है या इनकी रक्षा करना चाहता है तो उसके लिए उस नागरिक को क्या क्या करना होगा, अर्थात तो इस राष्ट्र के प्रति इस नागरिक के क्या क्या कर्तव्य होंगे। राष्ट्र के प्रति इस नागरिक के ये कर्तव्य होंगे कि वो क्या करे, देश की रक्षा करे। इसके अलावा जब भी उसको आह्वान किया जाता है, अर्थात अगर हमारे राष्ट्र में किसी भी प्रकार का संकट आता है और उस समय नागरिक को सेवा के लिए नागरिक को आह्वान किया जाता है, तो नागरिक को क्या होना चाहिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, सेवा के लिए नागरिक को क्या आना चाहिए, आगे आना चाहिए। और उसके अलावा नागरिक को क्या करना चाहिए, नागरिक को जो हमारे समाज के अंदर जो समरसता है, जो हार्मनी है, उस हार्मनी को बनाए रखना है। इसके अलावा हमारे जो समाज के अंदर जो भाईचारे की भावना है, उस भाईचारे की भावना को भी क्या करेगा, नागरिक बनाए रखने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब समाज के अंदर समरसता होगी, जब समाज के अंदर क्या होगी, भाईचारे की भावना होगी, तभी तो हमारी राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनी रहेगी। इसीलिए नागरिक का क्या कर्तव्य है कि नागरिक समाज में क्या करे, समरसता को बनाए रखे, नागरिक भाईचारे की भावनाओं को बनाए रखे। इसलिए इसके अलावा नागरिक का क्या कर्तव्य है कि नागरिक जो संकीर्णवादी जो विचार हैं, संकीर्णवादी विचारों को त्यागने का प्रयास करें। संकीर्णवादी विचार नागरिक के कौन कौन से हो सकते हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर और लिंग और वर्ग, इन 4 आधारों पर जो व्यवहार करता है, तो इस प्रकार के व्यवहार को त्यागने का प्रयास करेगा। नागरिक क्या करेगा कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा और वर्ग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमारा संविधान नागरिकों से ये आशा करता है कि वो भाषावाद जैसी मानसिकता, जातिवाद जैसी मानसिकता, सांप्रदायिकता जैसी मानसिकता का क्या करे,
त्याग करे, ऐसा हमारा संविधान किससे आशा कर रहा है? नागरिकों से आशा कर रहा है। इसके अलावा क्या करना है नागरिकों को? जो महिलाओं के प्रति जो ऐसे व्यवहार जो क्या हो महिलाओं के प्रतिकूल हो, ऐसे व्यवहार जो महिलाओं के समान के क्या हो साथियों, प्रतिकूल हो, उस प्रकार के व्यवहार को क्या करना है? त्याग करना है। जिस प्रकार से जो सती प्रथा जैसे कॉन्सेप्ट हैं उनका नागरिक क्या करेंगे साथियों? त्याग करने का प्रयास करेंगे। ये नागरिकों की क्या होगी? ड्यूटी होगी। इसके अलावा आगे की बात करें तो इस आगे क्या है कि अगर हमें राष्ट्र की एकता, अखंडता, इसकी संप्रभुता को बनाए रखना है तो नागरिकों को क्या करना चाहिए? जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति की क्या करनी चाहिए साथियों? रक्षा करनी चाहिए। पब्लिक प्रॉपर्टी की नागरिक क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। इसके अलावा नागरिक क्या करेंगे साथियों? हिंसा, यानी कि जो वोलेंस है, यानी कि जो हिंसा की गतिविधियां हैं, उस हिंसा की गतिविधियों से क्या रहेंगे? दूर रहेंगे। ऐसा भी हमारे नागरिकों से हमारा संविधान क्या करता है? आशा करता है कि जो हिंसा की गतिविधियां उससे नागरिक क्या रहे? दूर रहे। इसके अलावा हमारे संविधान में यह बात की गई है कि नागरिक क्या करेंगे? जो हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, जो हमारी सामाजिक संस्कृति यानी जो हमारी कंपोजिट कल्चर है, उस कंपोजिट कल्चर को बनाए रखेंगे। हमारी जो कंपोजिट कल्चर है उस कंपोजिट कल्चर को बनाए रखेंगे, ऐसा नागरिकों का कर्तव्य होगा। कंपोजिट कल्चर का तात्पर्य क्या है कि भारत एक विविधतावादी देश है, भारत एक बहुलवादी देश है, जिसके अंदर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या विभिन्न आधारों पर अनेक समुदाय उपस्थित हैं। तो नागरिक क्या करेगा? सभी समुदायों की रेस्पेक्ट करेगा, उनकी जो संस्कृति है उसके प्रति क्या रखेगा? आदर भाव रखेगा और सभी मिलकर एक साथ रहेंगे। अर्थात सभी किस प्रकार की भावना के साथ रहेंगे? भाईचारे की भावना के साथ में रहेंगे, समरसता की भावना के साथ में रहेंगे। तो यही है हमारा कंपोजिट कल्चर। ये कंपोजिट कल्चर क्या होता है? जो सलाद का कटोरा होता है उसकी भांति होता है। जिस प्रकार से सलाद के कटोरे के अंदर विभिन्न प्रकार के अवयव उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार से हमारी संस्कृति के अंदर भी क्या है? विभिन्न प्रकार के अवयव हैं। तो सभी अवयव जब उपस्थित होंगे तभी हमारी संस्कृति महत्वपूर्ण बनी रहेगी। इसीलिए नागरिकों का ये कर्तव्य है कि हमारी राष्ट्र की जो कंपोजिट कल्चर है उस कंपोजिट कल्चर की क्या करे? रक्षा करे और उसके लिए क्या करे? जो संकीर्णवादी विचार हैं उनका त्याग करे और उसके लिए क्या करे? समरसता एवं भाईचारे की भावना बनाए रखे। और अगर ऐसा होगा तो हमारी राष्ट्र की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता क्या रहेगी साथियों? अपने आप ही सुरक्षित रह जाएगी। उसके अलावा इन नागरिकों के इस पर्यावरण के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति क्या कर्तव्य है? पर्यावरण के प्रति क्या कर्तव्य है? पर्यावरण के प्रति ये कर्तव्य है कि नागरिक क्या करेगा? जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उस नेचुरल इन्वायरमेंट की क्या करेगा? रक्षा करेगा। और हमारा संविधान इसके अंदर ये भी यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ये भी बताया गया है कि इस प्राकृतिक पर्यावरण में किस किस को सम्मिलित किया गया है। इसमें है वन्य जीव, नदी और झील। इनका क्या करेगा? नागरिक क्या करेगा? इनकी रक्षा करने का प्रयास करेगा और जो जीव हैं उनके जीवों के प्रति क्या रखेगा? दया भावना रखेगा। ऐसा नागरिकों का कर्तव्य होगा। एक चीज ध्यान में रखें कि जो हमारा डीपीएसपी का चैप्टर था, डीपीएसपी के चैप्टर में क्या क्या उल्लेखित था? डीपीएसपी के चैप्टर में पर्यावरण वर्ड उल्लेखित था, वहां पे वन था, वन्य जीव था, लेकिन वहां पे क्या शब्द उल्लेखित नहीं था? नदी नहीं था, वहां पे झील भी उल्लेखित नहीं था। तो ये दो चीज कहां पे उल्लेखित किए गए हैं? ये फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर में उल्लेखित किए गए हैं। इसके अलावा इन नागरिकों का स्वयं के प्रति या व्यक्ति के प्रति, स्वयं के प्रति किस प्रकार का कर्तव्य होगा? स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है कि व्यक्ति क्या करे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए। नागरिक क्या करे साथियों? साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाए। साइंटिफिक टेम्परामेंट का तात्पर्य है कि व्यक्ति किसके आधार पर व्यवहार करे? विवेक के आधार पर व्यवहार करे। व्यक्ति किसके आधार पर व्यवहार करे? विवेक के आधार पर व्यवहार करे। और व्यक्ति क्या करे? अंधविश्वासों का त्याग करे और जो संकीर्णवादी मानसिकता होती है उन संकीर्णवादी मानसिकता का त्याग करे। अर्थात जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा नागरिक तो वो क्या करेगा? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, वर्ग के आधार पर, इन आधारों पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। अपितु जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएगा तो व्यक्ति किसके आधार पर व्यवहार करेगा? मानववाद के आधार पर व्यवहार करेगा। अर्थात सामने जो नागरिक है वो मानव है, इसीलिए वो सभी के प्रति क्या करेगा? एक समान दृष्टिकोण से व्यवहार करने का प्रयास करेगा। तो
नागरिकों का स्वयं के प्रति क्या कर्तव्य है कि वो क्या करेगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेगा, मानववाद का विकास, मानववाद की पालना करेगा। इसके अलावा नागरिक क्या करेगा साथियों, ज्ञान अर्जन करने का प्रयास करेगा और अपने आप में सुधार करने का भी प्रयास करेगा। ऐसा नागरिकों का कर्तव्य है। इसके अलावा नागरिकों का क्या कर्तव्य है स्वयं के प्रति, नागरिकों का कर्तव्य है कि नागरिक व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में सामूहिक रूप में क्या करेगा, अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में एक्सीलेंसी को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं या सामूहिक रूप से जुड़ के अपने जीवन के सभी आयामों में एक्सीलेंसी प्राप्त करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि साथियों राष्ट्र किससे मिलकर बनता है, व्यक्तियों से, क्योंकि व्यक्तियों से मिलकर बनता है समाज और समाज से मिलकर बनता है राष्ट्र। अगर व्यक्ति अपने जीवन में एक्सीलेंसी प्राप्त करेगा तो इसका तात्पर्य हुआ कि हमारी सोसाइटी में भी क्या आएगी, एक्सीलेंसी आएगी, और सोसाइटी के अंदर जब एक्सीलेंसी आएगी तो हमारे राष्ट्र में भी क्या आ जाएगी, एक्सीलेंसी आ जाएगी। तो नागरिक क्या करेगा, अपने जीवन में क्या करेगा, व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में यानी लोगों के साथ में जुड़ के उसके जीवन के तमाम क्षेत्र रहे, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, शैक्षणिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों में क्या करेगा, एक्सीलेंसी को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, ताकि क्या कर सके, हमारा राष्ट्र भी क्या कर सके साथियों, एक्सीलेंसी को प्राप्त कर सके, उत्कृष्टता को प्राप्त कर सके। तो इसके अलावा एक हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो एक बच गया साथियों, वो है 51(1)(a) के अंदर ये सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नहीं जोड़ा गया था, अपितु इसको बाद में जोड़ा गया था। इसको कब जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया। इसमें क्या लिखा गया है, ये कर्तव्य किनका है, ये कर्तव्य है माता पिता का, ये कर्तव्य है परिजनों का, किसके प्रति, बच्चों के प्रति, किसके प्रति है, बच्चों के प्रति। और उनका क्या कर्तव्य है, उनका ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को क्या करे, शिक्षा का अवसर, अपने यथासंभव कोशिश करेंगे कि मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दे, शिक्षा का अवसर प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ये माता पिता एवं परिजनों का कर्तव्य होगा। तो ये हमारे सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर नहीं जोड़ा गया, अपितु कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से जोड़ा गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सहायता से जोड़ा गया। तो ये तो हो गए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। ये तो क्या पढ़ लिया हमने, फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसमें से मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर सम्मिलित है या नहीं। तो उसमें हमने क्या कर लिया, एक कहानी के फॉर्मेट में इनको समझने का प्रयास किया कि सबसे पहले नागरिक क्या करेगा, हमारे जो संविधान है उसके आदर्शों की संविधान के प्रति तथा इसके आदर्श एवं संस्थाओं एवं राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय ध्वज के प्रति क्या करेगा, आदर भाव रखेगा। उसके बाद में जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन है उस राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखेगा और उनकी क्या करने का प्रयास करेगा, पालना करने का प्रयास करेगा। और नागरिक क्या करेगा, राष्ट्र की जो संप्रभुता है, राष्ट्र की जो एकता है, राष्ट्र की जो अखंडता है उसकी रक्षा करेगा एवं उसको अक्षुण्ण रखेगा। और इस राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता को बनाए रखने के लिए नागरिकों को क्या क्या करना चाहिए, यानी कि नागरिकों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको ये चीजें बताई कि नागरिक को देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और जब भी उसको आह्वान किया जाए तब वो राष्ट्र सेवा के लिए आगे आए। इसके अलावा नागरिक किस प्रकार का व्यवहार करे, समाज के अंदर समरसता बनाए रखे, समाज में भाईचारे की भावनाएं बनाए रखे और इस आधार पर जो संकीर्णवादी विचार हैं उनको त्यागने का प्रयास करे। और नागरिक क्या करे साथियों, जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करे और क्या करे, हिंसा से दूर रहे। इसके अलावा नागरिक हमारी जो कंपोजिट कल्चर है, जो विविधतावादी संस्कृति है उसको बनाए रखे और उसके गौरव को क्या करे, महसूस करे। उसके बाद में हमने देखा था कि इन्वायरमेंट के प्रति नागरिकों के क्या कर्तव्य है, नागरिकों के ये कर्तव्य है कि वो वन्य जीव, नदी और झील इनका क्या करे, प्रोटेक्शन करने का प्रयास करे। इसके अलावा नागरिकों के स्वयं नागरिकों के प्रति क्या कर्तव्य है, नागरिकों के प्रति कर्तव्य है कि वो हम लाइफ में क्या करे साथियों, साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाए। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाने की बात करें तो इसका तात्पर्य है कि वो भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भेदभाव करता है या उसके आधार पर जो उसके संकीर्ण विचार हैं उन संकीर्ण विचारों को त्यागने का प्रयास करे। और नागरिक क्या करे, मानववाद को अपनाए, ज्ञानार्जन करे, अपने जीवन में लगातार क्या करे, सुधार करने का प्रयास करे। इसके अलावा नागरिक क्या करे, व्यक्तिगत रूप में
व्यक्तिगत रूप में या समूह के रूप में क्या करे, अपने जीवन के जो तमाम क्षेत्र हैं उन तमाम क्षेत्रों में क्या करे, एक्सीलेंसी को प्राप्त करने का प्रयास करे। क्योंकि जब व्यक्ति क्या करे, एक्सीलेंसी को प्राप्त करेगा तो हमारा समाज भी आगे बढ़ेगा, और समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा। उसके बाद में हमने देखा कि माता पिता एवं परिजनों का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यथासंभव प्रयास करेंगे कि उनको क्या करे साथियों, शिक्षा का अवसर दे। तो ये है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। अब हम देख लेते हैं इस फंडामेंटल ड्यूटीज की प्रकृति क्या है, इसकी नेचर किस प्रकार की है, इसकी प्रकृति कैसी है। नंबर 1 कि ये क्या है, एवाद योग्य है। एवाद योग्य है। एवाद योग्य क्या है, इसका तात्पर्य मैंने आपको बार बार बता दिया है। एवाद योग्य होने का तात्पर्य ये हुआ कि इसको न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता है। इनके उल्लंघन पर हम क्या नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं। और यदि विधायिका द्वारा कोई विधि का निर्माण किया जाता है और विधि क्या करती, वो विधि क्या करती है, फंडामेंटल ड्यूटीज के चैप्टर का क्या करती है, उल्लंघन करती है, तो उसके आधार पर भी हम न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं। जब ये एवाद योग्य हैं, इसलिए किस प्रकार के कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्य हैं। किस प्रकार के कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्य हैं। अर्थात इसमें बाध्यकारिता का भाग, इसमें क्या नहीं है, बाध्यकारिता का प्रोविजन नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को मानना ही पड़ेगा, ये व्यक्ति की क्या है, चॉइस है, व्यक्ति की क्या है, अंतरात्मा की आवाज़ है, उसकी नैतिकता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में, अगर व्यवहारिक रूप की बात की जाए तो व्यवहारिक रूप में इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ की पालना करने के लिए राज्य क्या करता रहता है, समय समय पर विधि का निर्माण करता रहता है। समय समय पर क्या करता रहता है साथियों, विधि का निर्माण करता है। जैसे अगर हम बात करें वन्य जीव, तो वन्य जीवों के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बनाया गया है 1972 का। उसी प्रकार राष्ट्रीय ध्वज के लिए भी अलग प्रकार की विधि बनाई गई है। उसी प्रकार से अगर हम बात करें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी राजनेता लोग होंगे या चुनाव की जो प्रक्रिया होगी, उस चुनाव की प्रक्रिया में वो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संकीर्ण आधारों पर जो वोट मांगने की जो प्रवृत्ति है उसका क्या करने का प्रयास करेंगे, त्याग करने का प्रयास करेंगे। अगर वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। तो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो चैप्टर है वो एवाद योग्य है, नैतिक कर्तव्य है, लेकिन व्यवहारिक रूप में राज्य क्या कर सकता है, उनको लागू करवाने के लिए विधि का निर्माण कर सकता है। तो उस विधि के संदर्भ में हम कहाँ पे जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं कि इसने इस विधि का उल्लंघन किया है। हम ये रेफरेंस नहीं देंगे कि उसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का उल्लंघन किया है। हम क्या रेफरेंस देंगे, हम ये रेफरेंस देंगे कि उसने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन किया है। उसके आधार पर फिर हम कहाँ पे जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा चैप्टर था फंडामेंटल ड्यूटीज का, जिसके हमने जो कॉन्सेप्ट पार्ट हैं उसको देख लिया है। अब इससे रिलेटेड जो MCQ है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है दोस्तों, कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य के विषय में सही है। यानी कि आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। UPSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इन कर्तव्यों को इन्फोर्समेंट करने के लिए, यानी लागू करवाने के लिए एक विधायी प्रक्रिया, यानी कि एक लेजिस्लेचर प्रोसेस दी गई है, ऐसा बोला गया है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। और आपको क्या बताना है, सही उत्तर बताना है, करेक्ट आंसर है वो आपको बताना है। अब देखो पहले स्टेटमेंट ए की बात करते हैं। इसमें यह बोला गया है कि इन कर्तव्यों को इन्फोर्समेंट करवाने के लिए एक लेजिस्लेचर प्रोसेस दी गई है। ऐसा नहीं है साथियों। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस प्रकार के हैं, एवाद योग्य हैं। किस प्रकार के हैं, एवाद योग्य हैं। अर्थात इसका तात्पर्य हुआ कि इसके उल्लंघन की स्थिति में हम कहाँ पे नहीं जा सकते हैं, न्यायपालिका में नहीं जा सकते हैं। कहाँ पे नहीं जा सकते हैं, जुडिशरी के पास में नहीं जा सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि ऐसी कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघन की स्थिति में हम सीधे कहाँ पे जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत।
आर्टिकल 32 के तहत सीधे कहाँ पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट उसके संदर्भ में क्या जारी कर सकता है, रीट जारी कर सकता है, यानी कि बाध्यकारी आदेश जारी कर सकता है। तो ऐसी लेजिस्लेचर प्रोसेस किसके बारे में है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। एक पूरी प्रोसेस दी गई है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में ऐसी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है कि ये कैसे कर्तव्य हैं, ये नैतिक कर्तव्य हैं। ये किस प्रकार के कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्य हैं। तो इसके लिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा साथियों, गलत हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम नंबर 2 स्टेटमेंट की बात करें तो नंबर 2 स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि ये विधिक कर्तव्यों के साथ साथ परस्पर संबंधित हैं। अब देखो, 2 प्रकार के कर्तव्य होंगे, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई और एक कौन सी हो गई, लीगल ड्यूटीज। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज किस प्रकार के हैं, एवाद योग्य हैं। किस प्रकार के हैं, एवाद योग्य हैं, और ये किस प्रकार के कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्य हैं। लेकिन अगर हम बात करें लीगल ड्यूटीज की, तो लीगल ड्यूटीज के अंदर क्या होता है साथियों, ये इसमें बाध्यकारिता का भाव होता है, बाध्यकारिता का भाव होता है, क्योंकि विधि का तात्पर्य होता है कि विधि के अंदर क्या होता है, बाध्यकारिता का भाव होता है। अगर किसी के संबंध में अगर विधि बनाई गई है तो आपको उस विधि की पालना करना पड़ेगा। इसीलिए विधि के अंदर क्या होता है, बाध्यकारिता का भाव होता है। अगर मान लीजिए कोई नागरिक उस विधि का उल्लंघन करता है तो उस कंडीशन में हम कहाँ पे जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। हालांकि जो न्यायालय में जाएंगे, जो प्रोसेस शुरू होगी वो कहाँ से शुरू होगी, वो लोअर कोर्ट से शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी, लोअर कोर्ट से शुरू होगी। लेकिन लीगल ड्यूटीज में बाध्यकारिता का भाव होता है, और लीगल ड्यूटीज का उल्लंघन करने की स्थिति में हम कहाँ पे जा सकते हैं, लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होते हैं, एवाद योग्य होते हैं। ये नागरिकों का इनकी पालना करना व्यक्ति के विवेक पर निर्भर करता है, क्योंकि ये किस प्रकार के कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्य हैं, और इनके उल्लंघन की स्थिति में हम कहाँ पे नहीं जा सकते हैं, हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों क्या है साथियों, अलग अलग हैं। तो ये विधि कर्तव्यों के साथ में परस्पर संबंधित है, संबंधित नहीं है। कैसे संबंधित नहीं है उसको मैंने साथियों यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करके बता दिया है। तो क्या हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट रोंग हो जाएंगे, दोनों ही स्टेटमेंट रोंग हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि संविधान में जो मूल कर्तव्यों को जिसको सिफारिश पर सम्मिलित किया गया, यानी कि कौन सी समिति की सिफारिश पर हमारे संविधान के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर सम्मिलित किया गया। अभी हमने देखा कि आपातकाल 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगा दिया जाता है तो उस समय सरकार ये देखती है कि नागरिकों के हम कौन से कर्तव्य सुनिश्चित करें राष्ट्र के प्रति। तो उसके लिए एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम होता है स्वर्ण सिंह समिति, और इस स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 42वां संविधान संशोधन लेकर आया जाता है 1976 में। और उसके बाद में हमारे संविधान के अंदर भाग 4A जोड़ा जाता है, और आर्टिकल कौन सा जोड़ा जाता है, आर्टिकल 51A जोड़ा जाता है, और जिसमें किससे संबंधित प्रोविजन किए जाते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित प्रोविजन किए जाते हैं। उसके बाद में है शाह आयोग। शाह आयोग किससे संबंधित था, शाह आयोग का गठन किया गया साथियों राष्ट्रीय आपातकाल के बाद में, जब जनता दल की सरकार आती है और जब प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी भाई देसाई, तो उनके द्वारा आपातकाल के समय लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई उसकी जांच करने के लिए जो आयोग बनाया जाता है उस आयोग का नाम होता है शाह आयोग। उसके अलावा अगर हम प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करें तो प्रशासनिक सुधार आयोग 2 बने थे। नंबर एक बना था साथियों 1966 के अंदर, और नंबर 2 कब बना था, ये बना था 2005 के अंदर। अगर हम प्रथम प्रशासनिक आयोग की बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन बने थे, उसके अध्यक्ष पहले बने थे मोरारजी भाई देसाई, उसके बाद में बनाया गया था हनुमंतैया को। किसको बनाया गया साथियों, हनुमंतैया को। अगर हम बात करें जो द्वितीय प्रशासनिक आयोग बना था, उस द्वितीय प्रशासनिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे, वीरप्पा मोइली। कौन थे साथियों, वीरप्पा मोइली थे। उसके बाद में अगर हम बात करें संथानम समिति, तो संथानम समिति का गठन क्यों किया गया था, संथानम समिति का गठन किया गया था 1962 में। इसका गठन इसलिए किया गया था क्योंकि प्रशासन के अंदर जो भ्रष्टाचार की समस्या थी, उस भ्रष्टाचार की समस्या से किस प्रकार से निपटा जाए, उसके लिए किस प्रकार के मेजर लिए जाए, उसके लिए संथानम समिति का गठन किया गया था। उसके बाद में इसकी जो सिफारिशें आती हैं उसकी सिफारिशों के आधार पर CVC
उसकी सिफारिश के आधार पर किसका गठन किया जाता है, सीवीसी का गठन किया जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन किससे संबंधित था कि हमारे संविधान के अंदर जो मूल कर्तव्यों का अध्याय है, वो मूल कर्तव्यों का अध्याय किसके, कौन सी समिति के माध्यम से जोड़ा गया, तो सवर्ण सिंह समिति के माध्यम से जोड़ा गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया साथियों RS 2021 के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए जो मूल कर्तव्य है वो किस स्थान पर रखा गया है। अभी अभी हमने जो मूल कर्तव्य देखे थे शुरू के 3 सीक्वेंस में, नंबर एक पे ये था कि नागरिक क्या करेगा, संविधान के प्रति आदर की भावना रखेगा, संविधान के जो आदर्श हैं, संविधान की जो संस्थाएं हैं और जो राष्ट्रीय गान है और जो राष्ट्रीय ध्वज है उनके प्रति आदर भाव रखेगा। ये नंबर 1 पे था। नंबर 2 पे क्या था कि नागरिक क्या करेगा, जो हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श हैं उन आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखेगा और उनकी पालना करने का प्रयास करेगा। अगर हम नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3 पे है कि नागरिक क्या करेगा, अपनी राष्ट्र की प्रभुता यानी कि सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को क्या करेगा, रक्षा करेगा और उसको अक्षुण्ण रखेगा, यानी उसको अपहोल्ड करने का प्रयास करेगा। ये नागरिक का क्या होगा, कर्तव्य होगा। तो तीसरे नंबर का जो कर्तव्य है वो किससे संबंधित है, इस प्रभुता को बनाए रखने, एकता और अखंडता को बनाए रखने से संबंधित है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सवर्ण सिंह समिति जो 1976 के अंदर बनी उसके सदस्य रहे हैं। सवर्ण सिंह समिति के अंदर कुल सवर्ण सिंह समेत कुल कितने सदस्य थे साथियों, 12 सदस्य थे। अब आपको कभी भी इस प्रकार से अगर कोई समितियों के सदस्य पूछ लिए गए हैं, RS में ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार अगर क्वेश्चन पूछ लिया है तो हमें उन समितियों के सदस्यों को रटने की आवश्यकता नहीं है। अपितु ये क्वेश्चन किस प्रकार से लॉजिकल था, ये क्वेश्चन साथियों फंडामेंटल राइट से संबंधित था ही नहीं। ये क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान की जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स है कि आपको क्या राजस्थान के अंदर जो राजनीतिक गतिशीलता है उस राजनीतिक गतिशीलता की जानकारी है या नहीं है। कैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हम बात करें 3 नंबर में दे रखा है हरिदेव जोशी, क्या दे रखा है, हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी साथियों राजस्थान में 10 बार MLA रह चुके हैं, 10 बार, यानी कि अगर राजस्थान की बात की जाए तो सबसे लंबे समय तक MLA रहने वाले कौन है राजस्थान में, हरिदेव जोशी हैं। इसके अलावा ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कितनी बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और प्रथम बार ये कब से कब तक बने थे, 1973 से 1977 तक बने थे। तो अगर सवर्ण सिंह समिति की बात की जाए तो ये 1976 के अंदर गठित हुई थी और ये किसके द्वारा गठित की गई थी, संघ सरकार के द्वारा गठित की गई थी। लेकिन उसी समय हरिदेव जोशी कहाँ पे बैठे हुए थे, ये तो राजस्थान में बैठे हुए थे और ये राजस्थान के क्या थे उस समय, मुख्यमंत्री थे। तो इसका तात्पर्य है कि हरिदेव जोशी इस ऑप्शन के अंदर गलत होगा। हमें केवल इतनी जानकारी है, बाकी जो सदस्य हैं उनके बारे में आपको देखना नहीं है। कभी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो भी हमें ये पता है कि हरिदेव जोशी जो सवर्ण सिंह समिति हैं उसके सदस्य नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि ये उस समय राजस्थान के क्या थे, मुख्यमंत्री थे और ये कभी संघ सरकार के अंदर नहीं गए। अपितु ये इन्होंने क्या किया साथियों, 10 बार MLA रहे, 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने हैं और तीन राज्यों के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। इसका तात्पर्य है कि हरिदेव जोशी क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो 3 जिस ऑप्शन में दे रखा है वो गलत हो जाएगा। तो A ऑप्शन गलत, B ऑप्शन भी गलत, उसके बाद में D ऑप्शन भी गलत। तो केवल कौन सा ऑप्शन बच गया साथियों, C ऑप्शन। तो इसका तात्पर्य है कि ये क्वेश्चन था हरिदेव जोशी से संबंधित और आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड की सहायता से हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, उससे संबंधित था। तो C ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। यानी कि जो चीजें आपको दे रखी हैं उसमें आपको ये बताना है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। तो अगर हम बात करें आम चुनावों में मतदान करना, ऐसा हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। अभी हमने जो फंडामेंटल ड्यूटीज देखे उसके अंदर ऐसा तो कोई प्रोविजन नहीं देखा कि नागरिकों को निर्वाचन के अंदर अनिवार्य रूप से भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी या भाग लेना होगा, ऐसा नागरिकों का कर्तव्य होगा, ऐसा उल्लेख हमने अभी नहीं किया है, अभी हमने ऐसा नहीं पढ़ा है।
तो उसके बाद में क्या है, बी ऑप्शन में क्या है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की भावना का विकास करेगा। हाँ, मैंने बताया कि व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य है, नागरिक का नागरिक के प्रति क्या कर्तव्य है, नागरिक किस प्रकार का व्यवहार डेवलप करे, साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास करे, विवेकशील व्यवहार करे, अर्थात जो संकीर्णवादी जो मानसिकता है उनका क्या करे, त्याग करे। उसके बाद में सी ऑप्शन में क्या लिखा है कि पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा की जाएगी। ध्यान में रखें कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा से संबंधित जो प्रोविजन है वो तो है फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर। पब्लिक प्रॉपर्टी की रक्षा करने का कर्तव्य किसको दिया गया है, नागरिकों को दिया गया है। जबकि जो राष्ट्रीय महत्व के जो तत्व हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंसी के जो तत्व है वो किसमें से लिखा हुआ है साथियों, वो लिखा हुआ है डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 49 के अंदर। तो ये दो चीजें आप कंपैरिजन में ध्यान में रखें। उसके बाद में संविधान का क्या करे, पालना करे और इसके आदर्शों के प्रति क्या करे, आदर भाव बनाए रखे। ये नंबर 1 का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है तो ये सही हो जाएगा। तो हमें पूछा है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ए वाला मौलिक कर्तव्य नहीं है। कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है साथियों, ए वाला मौलिक कर्तव्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, जो आपको ऑप्शन दे रखा है उसमें से आपको बताना है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो नंबर ए ऑप्शन की बात करें तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, ये है आर्टिकल 50 के अंदर, जो कि क्या है, एक प्रकार का डीपीएसपी है। तो ये तो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। उसके बाद में हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को क्या करना है, हमें संरक्षित करना है। अर्थात हमें क्या करना है, हमारी जो कंपोजिट कल्चर है उस कंपोजिट कल्चर को बनाए रखना है। जो हमारी मिली जुली संस्कृति है, जो विविधतावादी जो संस्कृति है, उस विविधतावादी संस्कृति को बनाए रखना है। जिस प्रकार से मैंने बताया कि जो सलाद का कटोरा होता है उसके अंदर जो विविध अवयव उपस्थित हैं और जो वो आपस में मिले हुए हैं, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमारी जो समाज की जो संस्कृति है उसको भी क्या करना है, बनाए रखना है। बच्चों को फ्री के अंदर और मैंडेटरी जो एजुकेशन का प्रोविजन है ये तो कहाँ पे किया गया है, आर्टिकल 21 के क्लोज ए के अंदर किया गया है। और आर्टिकल क्या कहाँ पे, आर्टिकल 45 के अंदर। यहाँ पे तो है 0 से 6 वर्ष के लिए और यहाँ पे है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर फ्री और जो मैंडेटरी एजुकेशन की बात नहीं की गई है कि माता पिता का ये कर्तव्य है, परिजनों का ये कर्तव्य है कि बच्चों को क्या करें, यथा संभव उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करने का प्रयास करेंगे। ऐसा माता पिता एवं परिजनों का कर्तव्य होगा। उसके बाद में छुआछूत की परंपरा या अस्पृश्यता को क्या करना है, हमें समाप्त करना है। ये तो एक प्रकार का फंडामेंटल राइट्स है। ये है आर्टिकल 17 के अंदर, 17 के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों को जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उस फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, निम्नलिखित में से क्या है। अर्थात आपको ये बताना है कि जो 4 ऑप्शन में दे रखे हैं उसमें से कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। नंबर 1 कि हमें मिश्रित संस्कृति, इंग्लिश में एक ही लिखा आएगा साथियों, कंपोजिट कल्चर, उसकी जो समृद्ध विरासत है उसकी क्या करना है, हमें रक्षा करना है। अभी अभी मैंने बताया है कि जो हमारी कंपोजिट कल्चर है उस कंपोजिट कल्चर को क्या करना है, हमें बनाए रखना है। जो हमारी सहिष्णुतावादी जो संस्कृति है उस सहिष्णुतावादी संस्कृति को क्या करना है, नागरिकों को बनाए रखना है। उसके बाद में सामाजिक अन्याय को से कमजोर वर्गों की रक्षा करना है। ऐसा तो लिखा था साथियों आर्टिकल 46 के अंदर कि राज्य क्या करेगा, जो समाज के जो एसी वर्ग है, जो एसटी वर्ग है और जो अदर वीकर सेक्शन है उनके को क्या करेगा, सामाजिक अन्याय से उनकी सुरक्षा करेगा। और वो क्या करेगा, उनके साथ में अगर किसी भी प्रकार का शोषण किया जा रहा है तो उन शोषण से मुक्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे प्रोविजन कहाँ पे लिखे हैं, आर्टिकल 46 के अंदर लिखे हुए हैं। उसके बाद में वैज्ञानिक मनोदशा यानी कि साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्पर और खोज की भावना यानी कि नई नई चीज़ों का विकास करने का प्रयास करेगा। तो ये सही है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये तो क्या है साथियों, एक डीपीएसपी है। उसके बाद में व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में क्या करेगा, एक्सीलेंसी के लिए प्रयत्न करेगा। वो एक्सीलेंसी के लिए प्रयत्न इसलिए करेगा ताकि हमारा राष्ट्र भी क्या हो सके, हमारा समाज भी क्या हो सके साथियों, आगे बढ़ सके। ये व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति या नागरिक का नागरिक के प्रति कर्तव्य है।
तो 2 नहीं होगा, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इसके अंदर 2 है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें 2 है ये भी गलत हो जाएगा, और डी के अंदर भी 2 दिया गया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों, सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे यानी अपहोल्ड करे, ये उपबंध किसमें किया गया है। अभी हमने देखा था, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की जाए, और फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ पे है, आर्टिकल 51 के क्लोज ए के अंदर है। ए बी सी, नंबर सी वाला किससे संबंधित था कि नागरिकों का ये कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की संप्रभुता यानी कि राष्ट्र की सॉवरेनिटी, राष्ट्र की यूनिटी और राष्ट्र की इंटीग्रिटी की क्या करे, रक्षा करे और उसको अपहोल्ड करे, ऐसा नागरिकों का कर्तव्य होगा। ऐसा करना सिटीजन की क्या होगी साथियों, ड्यूटी होगी। तो ये किसके अंदर होगा, मूल कर्तव्य के अंदर होगा। अगर हम बात करें मूल अधिकारों के अंदर, मूल अधिकारों के अंदर आर्टिकल 19 का जो क्लोज 2 है उसके अंदर कौन से वर्ड दिए गए हैं, उसके अंदर संप्रभुता वर्ड यूज किया गया है, उसके अंदर अखंडता शब्द यूज किया गया है, लेकिन उसके अंदर यूनिटी शब्द यूज नहीं किया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा। ये तीसरे नंबर का जो सी नंबर का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसके संदर्भ में ये चीजें लिखी हुई हैं। तो साथियों अब तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमारे संविधान के जो वैचारिक तत्व थे, हमारे संविधान के जो वैचारिक तत्व थे वो वैचारिक तत्व क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे संविधान की जो संस्थाएं होती हैं, अर्थात हम अब पढ़ेंगे राष्ट्र के अंदर हमारे जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, जो न्यायपालिका है, जिसमें हम पहले क्या करेंगे साथियों, संघ की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका को पढ़ेंगे। उसके बाद में जो राज्य की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन न्यायपालिका के बारे में आपको पता है कि भारत में क्या किया गया है, एकीकृत न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। तो वैचारिक तत्वों में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावनी यानी प्रियम्बल को पढ़ लिया है, उसके बाद में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ लिया है, डीपीएसपी को पढ़ लिया है, और आज की क्लास में हमने किसको पढ़ लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी पढ़ लिया है। तो ये हमारा जो आज फंडामेंटल की ड्यूटीज़ का जो चैप्टर था वो समाप्त हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।